एसपी राजेंद्र सिंह के बंगले के बाहर एक पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र की महिला रोते हुए बैठी थी। एसपी साहब जब बंगला से बाहर निकले तो उनका ध्यान उस महिला के ऊपर चला गया। वो अपनी जीप में बैठने के पहले उसके पास चले गए। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? महिला ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसके होंठ हिले पर बोल न सकी और आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साहिब, मेरा नाम कमला देवी है, डमरू गांव की रहने वाली हूँ। 4 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरा एक 8 साल का बेटा जिसका नाम कुलदीप है, वो 10 दिनों से गायब हो गया है। उसका कोई पता नहीं लग रहा है। वही मेरा एकमात्र जीने का सहारा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ढूंढने के लिए आप सहायता करें। अब भी मजबूर माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या तुमने थाने में रिपोर्ट लिखाई है? हाँ साहिब, रिपोर्ट लिखाई है। कई बार थाने में जाती हूँ, बेटे की तस्वीर भी थाने में दी है, लेकिन आज तक मेरे बेटे को पुलिस वाले खोज नहीं पाए हैं। दिलासा देते रहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं एक माँ पर क्या गुजरती है। एसपी साहब जान गए कि कमला के बेटे की तलाश गंभीरता से नहीं की गई है। तुम्हारा गांव डमरो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर पुलिस स्टेशन कैसे आती हो? हुजूर, चलकर आती हूँ, चलकर जाती हूँ। पूरा दिन बीत जाता है। इसी आस पर जी रही हूँ कि एक दिन अपने लाल को देखूंगी और उसे सीने से लगा दूंगी। देखो, मैं स्वयं थाने पर जाऊंगा और तुम्हारे बच्चे को खोजने के लिए पुलिस को गंभीरता से लगाऊंगा। यहाँ आसपास और दूर दूर तक चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अच्छा, ये बताओ कि बच्चे के खो जाने के बाद किसी ने कुछ बताया या किसी ने मदद करने की कोशिश की? साहब, मेरे पड़ोस में एक साहूकार गजेंद्र रहता है। वो बड़ा पैसे वाला है, लेकिन बहुत कमीना है। उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वो मेरे बच्चे के खो जाने के बाद खुद मेरे दरवाजे पर आया था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पुलिस के पास जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे आदमी तुम्हारे बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। अगर हमने तुम्हारी कुलदीप को ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। साहब, उसकी नजर अच्छी नहीं है। साहब, जब मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी तब उसके आदमियों ने मुझे रोका था। मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैंने मायके जाने की बात कही थी। एसपी राजेंद्र के दिमाग में शक पैदा हो गया और उन्होंने आश्वासन देकर कमला को घर भेज दिया। थाने में पुलिस को सतर्क करा दिया गया। दरोगा रणविजय सिंह को इस केस की छानबीन करने के लिए लगा दिया गया। रणविजय सिंह ने सबसे पहले कमला से पूछताछ की। तुम्हारा बेटा कुलदीप किस समय गायब हुआ था? साहब, 14 नवंबर की तारीख को वो स्कूल से छूटा, लेकिन घर नहीं आया। मैंने स्कूल में पूछा तो पता चला कि वो पूरे दिन तक स्कूल में था। इसके बाद छूटने पर कहाँ गया, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। क्या तुम उन बच्चों को जानती हो जो स्कूल से छूटने के समय उसके साथ आते हैं? हाँ, पंकज और राजेश 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो स्कूल से छूटने पर घर आता है। इंस्पेक्टर ने पंकज और राजेश से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन बीच रास्ते में साहूकार का आदमी रघु उसे लेकर गया। इंस्पेक्टर ने रघु को दबोच लिया। रघु, तुमने कुलदीप का अपहरण कर लिया है। हमें इस बात का पूरा पता चल गया है। सच सच बता दो, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाओगे। साहब, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। कुलदीप कौन है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। अभी जान जाओगे। पंकज, राजेश, सामने आओ। दोनों बच्चे पंकज, राजेश जब सामने आए तो रघु के चेहरे का रंग फीका हो गया। हाँ साहब, यही आदमी था उस दिन। यही कुलदीप को लेकर गया है। इसने कुलदीप को चॉकलेट भी दिया। क्यों बे, तू उसका चाचा लगता है जो चॉकलेट खिला रहा था? इतना कहकर रणविजय ने जोरदार हाथ रघु को जड़ दिया। अब तो रघु के पास सच्चाई बताने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। साहब, मैं तो उसे लेकर ही गया था, लेकिन साहूकार गजेंद्र ने तो उसे उनके बड़े गोदाम में बंद करवा दिया। उनका हुक्म था, हमें मानना ही पड़ा। गजेंद्र कहेगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे?
साहब, अगर हमने बात नहीं मानी तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। अच्छा, अब हमें तुरंत ले चलो उस जगह पर जहां कुलदीप को रखा गया है। रणविजय रघु के साथ साहूकार गजेंद्र के गोदाम पर पहुंच गए। वहां पर कुलदीप नहीं मिला। अब रणविजय भी सोच में पड़ गए। उन्होंने एसपी साहब से बातचीत की और उनके निर्देश अनुसार गजेंद्र को पकड़ लिया। मिस्टर गजेंद्र, तुम्हें कुलदीप नाम के एक बच्चे का अपहरण करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? मैं ऐसा घृणित कार्य नहीं करता। किसी ने झूठ मूठ की कहानी गढ़ी है। तुम्हारे आदमी रघु ने ही बताया है कि उसे अपहरण करके तुम्हारे ही गोदाम में रखा गया है। अब सच सच बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। दरोगा जी, आप मेरा पूरा गोदाम चेक कर चुके हैं। यदि वो वहाँ होता तो मिल जाता ना। रणविजय ने दिमागी घोड़े दौड़ाए और गजेंद्र को मीठी मीठी बातों में ले लिया। देखो गजेंद्र बाबू, तुमने ही कहा था कि तुम्हारे आदमी कुलदीप को ढूंढ कर ला सकते हैं। अगर ऐसा है तो कुलदीप को ढूंढ कर लाने में हमारी मदद करो। आपका नाम भी होगा, चारों तरफ शाबाशी मिलेगी। आपका ये आदमी रघु भी छूट जाएगा। दरोगा जी, अगर कुलदीप मिल जाए तो क्या मामला रफा दफा हो जाएगा? पूरी तरह से रफा दफा कर दूंगा। किसी ने क्या किया इसका पता भी नहीं चलेगा। समझ गए ना? गजेंद्र विजय की बातों में आ गया और उसने नोट की गड्डी मंगवा ली। इसे संभाल कर रखिए। मेरे सामने कुलदीप को लाइए। मैं लेकर चुपचाप निकल जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? गजेंद्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। कुछ ही देर में साहूकार का आदमी कुलदीप को लेकर हाजिर हो गया। कुलदीप बहुत कमजोर हो गया था। दरोगा जी को देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई। बेटा कुलदीप, चिंता मत करो। गजेंद्र ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? साहब, मुझे मारते थे, ठीक से खाना नहीं देते थे, मुझे बांध के रखा था। मुझे एक गोदाम से हटाकर बड़े गोदाम में भेज दिया गया था। दरोगा जी, अब आपका नजराना लीजिए और मामला रफा दफा कीजिए। मैं कोई नजराना लेने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो पूरा हो गया। अब लॉकअप में चलने का तैयारी करो। कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? ये मजाक अच्छा नहीं है। इतने में एसपी राजेंद्र सिंह भी वहाँ हाजिर हो गए। गजेंद्र की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई। गजेंद्र, ये मजाक नहीं, सच्चाई है। अब तुम्हें तुम्हारे करनी का सही फल मिलेगा। मिस्टर गजेंद्र, जिनकी नीयत अच्छी होती है वो अच्छे कर्म करते हैं। जिनकी नीयत में खोट होती है वो ऐसे गलत रास्ते अपनाते हैं जो तुमने अपनाया। एक गरीब के बच्चे का अपहरण करके अपने गंदे मसूबों को पूरा करना चाहते थे। अब जेल में रहकर अपनी करने के बारे में सोचते रहो। गिरफ्तार कर लो इसे। गजेंद्र और रघु के हाथों में हथकड़ी लग गई और एसपी साहब और दरोगा जी के साथ पुलिस थाने रवाना हो गए। कुलदीप को उसकी मां कमला को सौंप दिया गया। अपने लाल को पाकर मां निहाल हो गई। उसने एसपी और दरोगा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बार बार धन्यवाद कहने लगी। आपने मेरे बेटे को ढूंढ निकाला। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। आप लोगों का यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज भी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे जिन्हें छलकाते हुए वो फूली नहीं समा रही थी। शांता अपने बेटे विमल को बहुत कष्ट से पाल पोस कर बड़ा की थी। शांता के पति मोहन लाल की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पहले हो चुकी थी, लेकिन मोहन लाल सरकारी नौकरी करते थे। इस वजह से शांता को पेंशन मिलता था, जिससे उसके खाने पीने और दवा का खर्च निकल जाता था। लेकिन विमल कोई काम नहीं करता था और शांता का पेंशन भी बार बार हड़प लेता था। अरे बेटा विमल, मेरी इस महीने की दवा खत्म हो गई है, आते वक्त लेकर आना। अब इस उम्र में तुम्हें दवा खाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो एक टांग तुम्हारी कब्र में ही है। सही कहा तुमने। एक तो हमारे खाने के पैसे नहीं है, ऊपर से इन्हें दवाई भी चाहिए। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी का पेंशन तो हर माह आता है। उस पैसे से मेरी दवा लेकर आ। वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? अब पिताजी का पेंशन भी तुम्हें चाहिए? वो तो कम से कम हमारे लिए छोड़ दो। शांता विमल और मोनल की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। जिस बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके लिए इतनी कठिनाई का सामना किया, आज वो अपनी माँ को बोझ समझने लगा है।
ये तुम्हारी माँ का अब काम ही क्या है? इसे वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते हो? चाहता तो मैं भी वही हूँ, लेकिन अगर हम इसे वृद्धाश्रम में छोड़ आए तो माँ के नाम पर आने वाली पेंशन बंद हो जाएगी। ओहो, ये तो हमारी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। किसी भी तरह उसे झेलना तो पड़ेगा ही। शांता विमल और मोनल की सारी बातें सुन लेती है। अब मैं अपने बच्चों पर ही बोझ बन चुकी हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? धीरे धीरे शांता की तबीयत बिगड़ने लगती है। विमल और मोनल शांता को सिर्फ एक टाइम खाना देते हैं, जिस वजह से शांता का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वो दिन रात एक कमरे में पड़े पड़े खांसती रहती थी। अगले दिन शांता से मिलने उसकी बेटी सलोनी आती है। भैया भाभी तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रखते हैं ना? मुझे तुम्हारी तबीयत देखकर ठीक नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। माँ, तुम्हें कोई भी तकलीफ है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। आपको लगता है कि हम माँ जी का ख्याल नहीं रखते हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बस माँ की सेहत की चिंता हो रही थी। हमारे घर में बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मोनल सलोनी को ताना मारती है, औरों से भला बुरा कहती है। सलोनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ शांता की सेहत की बहुत चिंता हो रही होती है। अच्छा तो था, सलोनी माँ को अपने साथ ले जा रही थी। तुम्हें रोकने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बुद्धि पर तो घास पड़ी हुई है। तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं हो। अगर सलोनी इस बुढ़िया को अपने साथ ले जाती है तो पेंशन का सारा पैसा भी सलोनी को ही मिलता। फिर हमारी जिंदगी कैसे कटती? हाँ, सही कहा तुमने। विमल और मोनल हमेशा अपने बारे में सोचते रहते थे। कभी भी शांता को भरपेट खाना भी नहीं देते थे। कल की ये बासी रोटी सब्जी बच गई है, और तो और बिल्ली सब्जी को झूठा भी कर दी है। तो तुम क्या चाहती हो, ये रोटी सब्जी मैं खा लूं? अभी इसे बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, तुम्हारी माँ को दे देते हैं। हाँ ठीक है, खाना बर्बाद करने से अच्छा है किसी का तो पेट भर जाए। मोनल बासी रोटी और बिल्ली की झूठी सब्जी ले जाकर शांता को दे देती है। सुबह से भूखी प्यासी शांता अपनी भूख मिटाने के लिए सारी रोटी और सब्जी खा लेती है। उसके बाद शांता को उल्टियां होने लगती है। मोनल बेटा, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा खाने की वजह से पेट खराब हो गया है। एक गैस की दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। बेटा, वैसे भी डॉक्टर का खर्चा तुम्हारे बाबूजी के पेंशन के पैसे से निकल जाएगा। एक बार डॉक्टर को बुलाकर मेरा इलाज करवा दो। तुम्हें भी ना झूठ का नाटक करने का आदत है। चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। इतना बोलकर विमल और मोना सोने चले जाते हैं। शांता की तबीयत बिगड़ जाती है और उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह जब विमल शांता को देखने जाता है तो वो अपना सर पीटने लगता है। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? माँ जी तो स्वर्ग सिधार गई, अब क्या होगा? पेंशन का पैसा भी आना बंद हो जाएगा। मैंने तुम्हें कल रात बोला था इस बुढ़िया को डॉक्टर से इलाज करवा दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, तो बासी रोटी और बिल्ली का जूठा रोटी खिलाने का इल्जाम भी मेरे ऊपर डाल दो। विमल और मोनल को शांता की मृत्यु का कोई दुख नहीं था। उन्हें शांता की पेंशन से मतलब था, जो कि अब शांता की मृत्यु के बाद उन्हें नहीं मिलने वाली होती है। तभी वहाँ सलोनी आ जाती है। ये सब कैसे हो गया? माँ तो भली चंगी थी, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? अरे हमें क्या पता था, लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है, लेकिन अब हमें माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहिए। अब जो मर गया उसके पीछे पैसा खर्च करने से क्या फायदा है? हाँ, माँ जी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी आखिरी विदाई सादगी से हो।
लेकिन माँ ने हमें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शांता हमेशा सलोनी के बेटी होने पर उसे ताना मारती रहती थी और उसकी 10वीं के बाद शादी कर दी थी, जबकि सलोनी आगे पढ़ना चाहती थी। आज वही बेटी सलोनी को माँ की अंतिम यात्रा की फिक्र होती है। जिस बेटे के लिए शांता हमेशा अपने औकात से बढ़कर किया करती थी, वही बेटा आज माँ की अंतिम यात्रा पर भी पैसे के बारे में सोच रहा था। अरे जल्दी जल्दी ये सब खत्म करो। कैसे बेटे हो तुम? मुझे माँ ने बेटी होने की वजह से हमेशा बोझ समझा, लेकिन तुम तो जिगर के टुकड़े थे ना, फिर भी ऐसी बातें करते हो। अरे वैसे भी माँ ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम माँ का अंतिम संस्कार कर सके। ठीक है, कुछ मत करो तुम दोनों। सलोनी शांता के अंतिम यात्रा की सारी खर्च उठाती है और शांता को अच्छे से अंतिम विदाई देती है और शांता के नाम पर ब्राह्मण भोज भी करवाती है। इधर विमल और मोनल को पेंशन के पैसा मिलना बंद हो गया था, जिस वजह से दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ होने लगी थी। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही तुम किसी काम करने के लायक हो। तुमने ही माँ को बिल्ली की जूठी रोटी खिलाकर मारा है। तो मैं कौन सा पहले राजकुमारी की जिंदगी जी रही थी? अरे कम से कम उसके पैसे से हमारी जिंदगी तो अच्छे से कट रही थी ना। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम रोड पर आ गए हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मोनल भी विमल को छोड़कर चली जाती है। अब विमल को एहसास होता है कि कैसे उसने अपने माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी सजा उसे जीवन भर अकेले रहकर काटना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, तुमने मुझे इतनी तकलीफ से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे अच्छे से बात तक नहीं की। और जिस पत्नी के लिए मैं हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो मुझे मुश्किल की घड़ी में छोड़कर चला गया। विमल अकेले ही सड़क किनारे चाय की टपरी लगाने लगता है और उससे जो भी कमाई होता, उससे अपना खाना पीना चलाने लगता है।